की खास मुहिम पहला कदम में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और इस हमारी मुहिम में हम बात करते हैं हर हफ्ते उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो आपको बचत और निवेश के नए तौर तरीके सिखाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके जहन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजें CNBC आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना मैसेज छोड़ें पहला कदम .in पर। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी म्यूचुअल फंड पर निवेश पर, किस तरह से टैक्स गिना जाता है, किस तरह से आपकी कमाई पर टैक्स लायबिलिटी आती है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड के निवेश को विड्रॉ करें। देखिए, सिर्फ निवेश करने में प्लानिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि विड्रॉ करने में, यानी कि जब आप पैसा वापस निकाल रहे हैं तब भी प्लानिंग की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ पोर्टफोलियो को किस तरह से आप इवेल्युएट करें, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न आ रहे हैं, जो कमाई हो रही है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसे किस तरह से गिने, उसे कब निकालें, कैसे निकालें, इसी पर हम खास बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हमारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नब पांड्या भी है और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं विड्रॉल से। विड्रॉल यानी जैसा कि नाम में, आप बैंक में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, उसे विड्रॉल करते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उसके बाद अगर आपको फिर से पैसा निकालना है, जिसे विड्रॉल या फिर ज्यादा पॉपुलर नाम है रिडम्पशन, तो उसमें भी बेहद प्लानिंग की जरूरत है। अर्नब, ऐसा नहीं कि कभी भी मन आया जब पैसे की जरूरत होगी तब निकाल लेंगे ना, वैसा इतना आसान काम नहीं है। नहीं, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि देखिए हम तो पूरा अटेंशन निवेश करने में चला जाता है। पर जरूर ये है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो उस समय ये इन्वेस्टमेंट आपको पैसे देने चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तब सिचुएशन ऐसी होती है, या तो आप रिडेम्पशन कर नहीं सकते, या कोई किसी कारण वहां पर स्थिति ऐसी होती है कि आपको थोड़े लॉस में भी कभी कभी निकालना पड़ता है। इसीलिए निवेश करते वक्त प्लानिंग, लेकिन जब निवेश किया है तब कैसे आप विड्रॉ करेंगे और किस तरह से विड्रॉ करेंगे, इसका भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और इसमें काफी सारे आप ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सीधी बात यह है कि अगर आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसे की जरूरत है, तो फिर आपको जब निवेश करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये पैसा फिर इक्विटी फंड में नहीं लगना चाहिए। अगर आपको 3, 5, 10 साल का व्यू है तो ही इक्विटी फंड में पैसा लगाएं। और अब आपने 5 साल के लिए पैसा लगाया है, लेकिन वो 5 साल धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, तब पैसा निकालना होगा। तो वो दिन कौन सा होगा जिस दिन आप पैसा निकालेंगे? क्या अचानक से 5वें साल के अंत में जिस दिन मुझे पैसे की जरूरत होगी, क्या मैं उसी दिन रिडम्पशन रिक्वेस्ट दूं, या इसकी भी प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है? और साथ ही इसमें एक बड़ा टैक्स एंगल भी है, क्योंकि आपको विड्रॉल करते हुए टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी क्या आएगी वो भी ध्यान में रखना चाहिए। वो बहुत जरूरी होता है, वरना क्या होता है कि देखिए, आप जितनी अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं उतना नेट फिगर आपके हाथ में ज्यादा रहता है। वरना मान लीजिए आपने प्लान किया था कि मुझे इस निवेश के जरिए 5 लाख मिलेगा, लेकिन वहां पर अगर टैक्स आ गया तो आपको एक शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो आपको और कई जगह से इस प्रकार का जो शॉर्टफॉल है वो पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए टैक्स एंगल बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी हमको क्या होता है कि एक रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो वो भी विड्रॉल के साथ साथ आप वही भी उसका भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टैक्स एंगल का इम्प्लीकेशन आपके ओवरऑल टैक्स वर्किंग पे भी आता है, इसीलिए इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, और पिछले एपिसोड में हमने आपको यही बताया था कि देखिए, डेट फंड में अलग टैक्स लगता है, इक्विटी फंड में अलग टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म टैक्स की दरें अलग होती है, लॉन्ग टर्म टैक्स की दरें अलग होती है। तो आप जब निवेश कर रहे हैं तब अगर आपने ये प्लानिंग कर ली कि मुझे इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी और इसे किस तरह से मैं विड्रॉ करूंगा या रिडीम करूंगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम होगी। और टैक्स लायबिलिटी कम होने का मतलब है कि आपके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा। लेकिन विड्रॉल करने का मतलब ये नहीं कि सीधे जाएं और आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लें। एक बेहतरीन तरीका ये भी हो सकता है, आप डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करें, और वो काफी लोग करते भी है और उससे काफी फायदा भी होता है। ये डिविडेंड ऑप्शन करने का एक आसान तरीका इसलिए भी है क्योंकि वहां एक फिक्स्ड पेमेंट आ जाता है, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट नहीं, फिक्स टाइम पे पेमेंट आता है। तो जिन लोगों को पता है कि मेरी कैश फ्लो इस प्रकार की है और मुझे इस समय पर कैश की जरूरत है, वो लोग डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसमें चॉइसेस बहुत है, यानी कि आप एनुअल डिविडेंड ले सकते हैं, कहीं में क्वार्टरली डिविडेंड ले सकते हैं, मंथली डिविडेंड भी ले सकते हैं। तो जिस प्रकार आपको कैश फ्लो की जरूरत है उस प्रकार आप डिविडेंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन हर एक फंड के लिए हर एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि जैसे आप डेट फंड में जाते हैं वहां आपका
डिविडेंड का जो पे आउट है वो कम होगा, यानी कि मंथली होगा या क्वार्टरली होगा तो वो सही रहेगा। लेकिन जैसे आप इक्विटी की तरफ जाते हैं वहां यूजुअली एनुअल पे आउट रहता है। तो मान लीजिए कि आपको पता है कि मुझे हर महीने एक्स अमाउंट चाहिए, तो उसमें आप अगर डिविडेंड पे आउट ऑप्शन मंथली ले लेते हैं, चूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर महीने जो भी फंड है वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से प्लानिंग आप मंथ से लेके एनुअल स्टेज तक डिविडेंड पे आउट के जरिए कर सकते। लेकिन एक अनसर्टेनिटी है यहाँ पर कि आपको पता नहीं है कि कितना डिविडेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, डिविडेंड कितना होगा, क्योंकि ये एफडी नहीं है, ये आपकी बैंक डिपॉजिट नहीं है कि आपको पता हो, चाहे वो फंड इक्विटी फंड हो या फिर डेट फंड, ये कहना मुश्किल है कि डिविडेंड कितना आएगा। हाँ, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं डेट फंड के बारे में कि कितना डिविडेंड होगा, लेकिन इक्विटी फंड के बारे में तो मार्केट की परफॉर्मेंस पे काफी कुछ निर्भर करता है, और पुरानी उस फंड्स में कितनी ऑलरेडी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ी हुई है उस पर काफी निर्भर करता है कि आपको डिविडेंड कितना मिले। क्योंकि अगर 10 रुपए की यूनिट इशू हुई है और अगर एनईवी समझिए 60, 70, 80 रुपए या 100, 500 रुपए चल रही, तो हो सकता है फंड थोड़ी बहुत डिविडेंड दे दे, भले पिछले साल भर में पैसा बना ना बनाओ। लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखनी जरूरी है वो ये कि डिविडेंड के केस में अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, कई लोग होते हैं, रिटायर्ड लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो हमेशा हर मंथली इनकम की कोशिश में रहते हैं। तो मंथली इनकम वालों को या तो अगर आप किसी डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं तो मंथली, क्वार्टरली आप इस तरह का डिविडेंड ऑप्शन चुने, या फिर एमआईपी, वो भी एक दूसरा तरीका हो सकता है, मंथली इनकम प्लान, जहां पर आपको महीने महीने लगभग हर महीने आपको कुछ न कुछ इनकम आ जाए। तो डिविडेंड एक दूसरा तरीका है जिसके जरिए आप रेगुलर अगर आपको पैसे की जरूरत है तो उसके चलते विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन विड्रॉल करने के लिए काफी और तरीके हैं, खासतौर से अगर आप डिविडेंड ऑप्शन के बजाय यही सोचें कि मुझे यूनिट रिडीम करके ही पैसा निकालना है, तो उसमें आप अपना लॉक इन पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका समय समय पर ऑटोमेटिक विड्रॉल होता रहे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि देखिए जब आपको पैसा चाहिए तब नॉर्मली जब ओपन एंडेड फंड होते हैं तो उसमें आप ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कभी कभी एक छोटी भूल कर देते हैं। देखिए, एक साइड उनको टैक्स बचाना है तो वो उनका पूरा निवेश जो है वो ईएलएसएस में डाल देते हैं। अब ईएलएसएस में डालने से एक बार तो 3 साल का लॉक इन आ जाता है। तो काफी बार हम ये देखते हैं कि अगर निवेशक को अपनी सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई हो या उसमें जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपना पैसा ईएलएसएस फंड्स में डालते ही जाते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट ये आता है कि वहां एक 3 साल का लॉक इन आ जाता है। तो मान लीजिए कि आपको अगर इमरजेंसी में पैसे थोड़े जल्दी चाहिए तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक लॉक इन आ जाता है। दूसरी बात ये होती है कि काफी सारे ऐसे क्लोज एंडेड फंड होते हैं जिनमें पहले इनिशियल टाइम पीरियड के लिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते, तो 3 साल 5 साल ऐसे होते हैं। तो काफी सारा लोग का पोर्टफोलियो होता है, उसमें ज्यादातर इस प्रकार के फंड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रकार की स्कीम्स आपके पास होनी नहीं चाहिए। ये प्रकार की स्कीम हो, ईएलएसएस फंड हो या क्लोज एंडेड फंड को, उनका एक अपना स्थान रहता है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस रखिए कि जो रकम आपको चाहिए या सभी रकम इस प्रकार के लॉक इन में न चली जाए। यही चीज हम पहले भी कह रहे थे, जब हम ये कहते हैं कि आप फंड का चुनाव कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका सिर्फ इस वजह से हो कि मेरा टैक्स बचेगा। टैक्स बचाने के एंगल से आप ईएलएसएस ले तो लेंगे, लेकिन अगर आपको फर्ज करें 3 साल के पहले आपने पैसा निकाला, पूरा टैक्स लग जाएगा, तो आपकी टैक्स की बचत तो हुई नहीं। उसके अलावा जरूरी नहीं कि आपका वो जो पैसा निकालेंगे वो मुनाफे में ही हो, क्योंकि लॉन्गर टर्म में तो मुनाफा होना लाजमी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नुकसान भी हो सकता है। तो 2 रिस्क है। तो इससे बढ़िया क्या होगा, थोड़ा ही पैसा वहां डालें जितना आपकी टैक्स बचाने की, बाकी ओपन एंडेड फंड में डालें ताकि जब जरूरत हो आप अपना पैसा वापस निकाल सके। और खासतौर से ये इक्विटी फंड्स के लिए ज्यादा लागू होती है, लोगों को ध्यान में रखने की, क्योंकि जो भी हम देखते हैं कि जो भी लॉक इन पीरियड होते हैं वो इक्विटी फंड के होते हैं। तो ईएलएसएस फंड में देखिए, ईएलएसएस फंड एक सिंपल इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ही है। तो उसके सिवाय अगर आपने एक नॉर्मल दूसरा कोई इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ले लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका एक्सपोजर जो है वो सेम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। तो इसीलिए आपका चॉइस है कि आप क्या करें। दूसरी बात एक और है, जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो चलिए आजकल आपको फंड में पैसा लगाने के लिए तो एंट्री लोड नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड तो है। अगर समझिए जनरली इक्विटी फंड में आप 6 महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको कितना 2-2.5% तक भी लोग लोड ले लेते हैं। हाँ, वो वेरी रहता है, कोई 1% लेता है, 1.5। कॉस्ट बढ़ गई,
वही आप जो बात कर रहे थे कि आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, पता चला कि अरे 6 महीने में मेरा फंड 10% बढ़ गया, तो मैं फटाफट निकाल लेता हूं। पता चला आपने 6 महीने के पहले निकाला, 2.5% तो फंड ने एग्जिट लोड काट दिया, तो आपके हाथ में तो 7.5% ही आया, फिर उसके ऊपर टैक्स लगे तो फिर बचा क्या? तो आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब चीज ध्यान में रखिए। अच्छा, एग्जिट लोड न सिर्फ इक्विटी फंड में होते हैं, डेट फंड में, बॉन्ड फंड में, गिल्ड फंड में भी होते हैं। तो एग्जिट करने के पहले, विड्रॉल करने के पहले, रिडम्पशन करने के पहले ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। और ये इस प्रकार का ध्यान रखना डेट फंड में और जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई डेट फंड में 1% का एग्जिट लोड है, आपको लगेगा कम है, लेकिन जब डेट फंड की कमाई मान लीजिए 7-8% है, तो एज अ प्रपोर्शन ऑफ योर टोटल अर्निंग्स ये बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्विटी फंड में ही, आपको डेट फंड में भी ये जरूरी देखना चाहिए कि एग्जिट लोड क्या है, टैक्सेशन में आप कहां जाते हैं, और कोई चार्जेस अगर आपको बेयर करने पड़े, तो ये सब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर इस बारे में हमने पहले से थोड़ा सोचा है और प्लानिंग की है तो निकालना पैसा आसान हो जाता है, नेट अमाउंट हमारे पास ज्यादा आता है और इन प्रकार के एक्सपेंसेस नेग्लिजिबल या कम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अब अभी हमने आपको ये बताया 2 तरीके से आप पैसा निकाल सकते हैं। एक तो अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है और थोड़े थोड़े समय पर, तो डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले लें, चाहे फिर आप वो इक्विटी में निवेश हो या फिर डेट में। दूसरा तरीका ये कि आप फंड्स इस तरह से चुनें कि आपको समय समय पर या तो पैसा मिलता रहे या फिर आपको पैसा निकालने की फैसिलिटी रहे ओपन एंडेड फंड में, या फिर अगर आप क्लोज एंडेड इक्विटी लिंक फंड खरीद रहे हैं तो फिर आपका पीरियड अलग अलग का हो जाएगा। तीसरी बात यह कि एग्जिट लोड का बहुत ध्यान में रखना होगा आपको कि किस में एग्जिट लोड लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है। चौथी बात, टैक्स जरूर देखें आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी अगर मैं किसी फंड में से पैसा निकालता हूं, और उसे सोचकर आपको इन्वेस्ट करना है और उसे सोचकर पैसा फंड में से निकालना है। ये तो कुछ बातें हुई विड्रॉल से लेकर, लेकिन विड्रॉल के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके हैं जो आपको जानने समझने चाहिए। इनमें एक है ट्रिगर फैसिलिटी। आप ये कहेंगे कि ये ट्रिगर फैसिलिटी क्या है? जी हाँ, बेहद इंटरेस्टिंग तरीका है, और इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि पैसा कब निकालना है, वो ट्रिगर फिक्स हो जाएगा जिस पर आपका विड्रॉल होगा। दूसरा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम आपको कई बार कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिप, उसी तरह से SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, पैसा लगाएं भी धीमे धीमे हर लेवल्स पर और निकालें भी धीमे धीमे हर लेवल पर। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है। इन दोनों पर करेंगे हम बातचीत और चर्चा इस ब्रेक के बाद। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि पैसा निवेश करना, समय पर निवेश करना और पूरी प्लानिंग से निवेश करना ही जरूरी नहीं है। जब आप पैसा वापस निकाल रहे हैं, अपने निवेश को रिडीम कर रहे हैं, पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर रहे हैं, तब भी उतनी ही प्लानिंग की जरूरत है। क्यों? जब आप पैसा डालते हैं पूरी प्लानिंग करते हैं, और अगर उसी वक्त आपने पैसा निकालने की भी प्लानिंग कर ली तो आपको 2 बड़े फायदे। एक बड़ा फायदा तो यह है कि जब आपको पैसे की जरूरत है उस वक्त आपके लिए पैसा तैयार मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा है कि आपके टैक्स की लायबिलिटी कम से कम हो जाएगी। तो उससे होगा ये कि आपके हाथ में जो पैसा आना है टैक्स कटा के, वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये दोनों फायदा उठाने के लिए आज हम आपको बता रहे हैं कि विड्रॉल कैसे किया जाए। अब ब्रेक के पहले हमने आपको क्या बताया, 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो उन लोगों के लिए है जिन्हें रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो फिर उनके लिए सिंपल तरीका है कि आप डिविडेंड ऑप्शन ले लें। अगर आप डेट फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपका डिविडेंड ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली, 6 महीने, साल भर का हो सकता है। इक्विटी फंड में पैसा लगा रहे हैं तो जनरली साल भर का डिविडेंड ऑप्शन वहां ज्यादा सही होता है। तो ये 2 डिविडेंड ऑप्शन है आपके लिए, इक्विटी फंड में भी, म्यूचुअल फंड में भी, डेट फंड में भी, वो कर लें। अब आइए कुछ और तरीकों की बात करते हैं। अच्छा, एक और तरीका जो बताया अर्नब से हम बात कर रहे थे कि ELSS, ये एक और तरीका है। फंड्स की ड्यूरेशन, ये दूसरा तरीका है। तो अलग अलग तरीकों के साथ, और साथ ही ओपन एंडेड फंड में पैसा लगाकर भी आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको पैसों की जरूरत कब रहेगी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग तरीका, और ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं ना, लोग नई नई तकनीकें निकाल रहे हैं, नए तरीके निकाल रहे हैं। मैं बहुत बार सुनता हूं आजकल एक और नई तरकीब निकली है कि ट्रिगर फैसिलिटी, यानी कि आप दिमाग मत लगाइए कि आपको पैसा कब निकालना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए, अब हमें सभी एरियाज में कन्वीनियंस चाहिए, राइट। सब
अगर आप टीवी शो नहीं देखते तो उसको रिकॉर्ड कर देने के लिए रखते हैं। तो ये इस प्रकार का एक ऑटोमेटिक एक्शन है जिसमें एज एन इन्वेस्टर आपको रोज यानी कि न्यूज़पेपर निकाल के या अपने मोबाइल फोन पे रोज सुबह एनएवी चेक नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप ये करने जाते हैं तो आपको लगता है मेरा कितना समय वेस्ट हो गया और आपको पता नहीं रहता है कि कब निकालना है। लेकिन ट्रिगर फैसिलिटी एक आसान फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड्स अपने निवेशकों को देती है और उसमें इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। आपको अपने म्यूचुअल फंड को एक फिगर बता देना है कि मान लीजिए 30% या 50%। जब भी आपके कॉस्ट से आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस परसेंटेज से बढ़ गई तो म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली वो पैसा या तो आपको रिडीम कर देगा या कोई दूसरे फंड में ट्रांसफर कर देगा। तो ये खास तौर से इक्विटी फंड के लिए ज्यादा सही है, क्योंकि इतना बड़ा एप्रिसिएशन तो इक्विटी फंड में आता है। कभी मार्केट में बड़ी तेजी हो गई और वो कई बार हम कहते हैं ना लोगों को कि आपने स्टॉक बढ़ गया या आपके फंड के भाव बढ़ गए, देखते रह गए, पैसा नहीं निकाला, वापस नीचे आ गए। तो उसका एक तरीका है, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कई सारे फंड देते हैं। अब वो फंड क्या कहते हैं, समझिए जिस भाव पे आपने यूनिट खरीदी से 22 रुपए, आपको लगे कि मेरे 22 रुपए जब 33 रुपए हो जाए, 50% का मेरा रिटर्न आ गया, इसकी एनएवी 33 रुपए हो गई, तो बस मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे थोड़ा बहुत तो रिडीम कर लेना है, पूरा भले ना करूं। तो आप फंड को एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, भाई देखिए मेरे एनएवी 25% बढ़ जाए तो मेरा 10% रिडीम कर देना, 50% बढ़ जाए तो मेरा 50% रिडीम कर देना। जो भी जिस लेवल पर आप ट्रिगर देना चाहें वो ट्रिगर दे दें। फंड वाले भी दिमाग नहीं लगाएंगे। जिस दिन एनएवी उस लेवल पर हिट हुई, आपकी रिडम्पशन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली चली गई, पैसा ऑटोमेटिकली आपका रिडीम हो जाएगा। अब आप कहेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा या किसी लिक्विड या डेट फंड में शिफ्ट हो जाएगा। और जब वापस आप ये कहें कि एनएवी इतनी गिर जाए तब मेरा पैसा वापस लग जाए, जो कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कहते हैं ट्रिगर फैसिलिटी, वो भी हो सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है। और ये आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब गेन हो जाए तो पैसा डेट फंड में चला जाए, फिर वापस एनएवी नीचे आ जाए तो डेट फंड से पैसा वापस चला जाए। तो इस प्रकार का भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप ये डेट फंड में भी कर सकते हैं, क्योंकि डेट फंड में गेन छोटे रहते हैं। राइट। तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए 5% का मेरे पोर्टफोलियो में गेन हो गया, तो जो गेन है वो ऑटोमेटिकली मुझे निकालने दीजिए। और इसमें अर्नब ये भी कहा जा सकता है कि मेरे रिटर्न के साथ साथ पीरियड, क्योंकि समझिए मेरा 50% रिटर्न आया, लेकिन वो 9वें या 10वें महीने में 11वें महीने में आया तो मेरे टैक्स लग जाएगा। यही मैं महीने भर और होल्ड कर लूंगा, 12 महीने हो गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, तो वो पीरियड भी साथ में दिया जा सकता है। हाँ, आप पीरियड भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ फिगर का अमाउंट का की बात नहीं है, रिटर्न के साथ साथ समय भी देना पड़ता है। और आप जैसे चाहे वैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिसमें इसमें आसान चीज ये हो जाती है कि आपको पहले मेहनत बंद हो जाती है आपकी, यानी कि मॉनिटरिंग जो हम कहते हैं ना कि क्या किया आपने, क्या नहीं किया, हर सुबह उठ के क्या आज मुझे कुछ करना चाहिए, ये बंद हो जाती है। दूसरी बात, जो भी स्टेप लेने हैं ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, यानी कि आपको टेंशन नहीं है कि ये हुआ होगा, आज के भाव पे क्या मैं अपना ट्रांजैक्शन खत्म कर पाऊंगा, क्या मैं ये रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दे पाऊंगा, समय में दिया है, 3 बजे के पहले दिया, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी बात ये भी है कि जैसे भी आपको जब भी पैसा चाहिए तब आप भी ले सकते हैं। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि 1.5 साल के बाद मुझे एक्स अमाउंट विड्रॉ करना है, तो वो भी आपके साथ हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सारी फैसिलिटीज है आपको विड्रॉ करने के लिए। आज से ट्रिगर तय करें, माफ कीजिएगा, कब पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, कितने समय के बाद जरूरत है, टैक्स लायबिलिटी को गिनकर, देखकर, समझकर आप इस तरह की ट्रिगर फैसिलिटी अपने म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, हर एक फंड की ट्रिगर फैसिलिटी अलग होती है, हर एक स्कीम की ट्रिगर फैसिलिटीज अलग होती है। तो आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसमें निवेश करते वक्त उसी वक्त आप या तो फंड की स्कीम में देख लें या अपने एडवाइजर को पूछें कि भाई अगर मुझे ट्रिगर फैसिलिटी का फायदा उठाना है तो इस फंड में मुझे फैसिलिटी है या नहीं है, तो किस तरह की ट्रिगर्स ये फंड एक्सेप्ट करता है, वो जरूर ध्यान में रखें। एक और वर्ड जो हमारे दर्शक अब तो भली भांति परिचित हो गए वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एक नया शब्द आज हम आपको बता रहे हैं, वो है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और अब तक इस शब्द को बहुत ज्यादा लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर तो पैसा लगाना ही ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में अभी शुरू कर रहे हैं, तो अभी तक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ही पड़े हैं। लेकिन सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है
उसी तरह से उनको अभी आगे सोचकर ये भी सोचना चाहिए कि मैं ये सही पैसा मैं वापस कैसे लूंगा। तो विड्रॉल, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक सीधा ऑपोजिट है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर आप हर महीने एक स्पेसिफाइड तारीख पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट आप विड्रॉल ले लेते हैं। यानी कि आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं म्यूचुअल फंड को कि मान लीजिए हर महीने की 25 तारीख को। ठीक उसी तरह से जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं हर महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख को मेरे अकाउंट में से 5,000, 10,000, 50,000 इस फंड में SIP के लिए जरिए चली जाए। उसी तरह से मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं फंड को कि हर महीने उस दिन NAV कुछ भी हो, मेरी 10,000 रुपए की यूनिट, 5,000 रुपए की यूनिट या 25,000 रुपए की यूनिट उतनी रिडीम हो जाए और मेरे अकाउंट में आ जाए। और ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक है। हाँ। और ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा और आपको दिखेगा कि आपके बैंक अकाउंट में जो रकम आपने स्पेसिफाइड की है वो आ जाती है। तो मान लीजिए आपको घर के लिए खर्च चाहिए या किसी और रेगुलर पर्पस के लिए कोई एक्सपेंस चाहिए, तो ये एक सिंपल आसान तरीका है जिससे ये कर सकते हैं। एक बार फिर ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको हर महीने मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही बार इंस्ट्रक्शन देना होता है। दूसरी बात, वापस एक बार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको हर महीने टेंशन नहीं है कि इस महीने क्या थोड़ा गेन हुआ तो ये गेन मैं विड्रॉ करूं या ये रख लूं, 2 महीने बाद करूं। ये सभी चीजें आपके मन से चली जाती है, यानी कि आपको कोई एक्शन लेना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन एक बार देनी पड़ती है और ये प्रोसेस जितने समय के लिए आपने तय किया है उतने समय के लिए ये विड्रॉल होता रहेगा। और खास तौर से इक्विटी इन्वेस्टर्स, जरूरत तो अपनी जगह है ही, अगर आपको जरूरत है और आप विड्रॉ कर रहे हैं कि मुझे मंथली कमाई की जरूरत है, मंथली पैसे की जरूरत है खर्चों के लिए, खासतौर से हमारे जो बुजुर्ग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो एक अलग बात होगी। लेकिन कई बार आप ये अफसोस करते हैं कि बाजार में तेजी तो बहुत हुई, मैंने निवेश भी सही समय पर किया लेकिन मैं सही समय पर निकल नहीं पाया। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत तो ये कि बाजार में बॉटम कहां बनेगा, टॉप कहां बनेगा, कितना ऊपर जाएगा ये किसी को पता नहीं, सही अंदाजा लगाने भी मुश्किल काम है। लेकिन आपको कुछ संकेत तो ऐसे मिल जाते हैं जिससे लगता है कि अब बाजार से पैसा निकालने का वक्त है। जो बड़ा यूफोरिया बनना हो, हर आदमी इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने की बात करे, बाजार में बेतहाशा तेजी हो रही हो, हर एक शेयर भाग रहा हो और छोटे समय में लंबी तेजी हुई, तो ऐसे समय में आप तेजी को मिस भी ना करें। तो जिस तरह से SIP में हर नीचे के लेवल पे आपको मंदी में पैसा लगता है, उसी तरह से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में भी हर लेवल पर पैसा निकालने की तैयारी कर लेनी और चाहिए। वो बहुत सही चीज है, क्योंकि इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पर भी आपका जो कॉस्ट यानी कि जो प्राइस आपको मिलेगी वो एवरेज हो जाती है। यानी कि इसका मतलब क्या कि मान लीजिए NAV बहुत ऊंची चली गई है क्योंकि बाजार में तेजी है, तो आपके कम यूनिट्स रिडीम होंगे, बिल्कुल वैल्यू ज्यादा लेकिन यूनिट्स कम। और वो जो यूफोरिया बनता है ना, लास्ट का 5-10% का जो यूफोरिया होता है उसमें कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 30-40-50% चल जाते हैं, तो आप वो रैली मिस भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वॉरेन बफेट की बात आप जरूर याद रखिए, ओनली फूल्स कैन बाय एट द बॉटम एंड फूल्स कैन टॉप सेल एट द टॉप। यानी कि एकदम तेजी में टॉप के भाव में बेचना और एकदम बॉटम के भाव में खरीदना समझदार लोगों के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए है हर लेवल पर खरीदारी करने के लिहाज से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SIP, और हर लेवल पर मुनाफा वसूली करके निकलने के लिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो उसका फायदा जरूर उठाए। तो आज हमने आपको समझाया कि किस तरह से पैसा लगाना ही नहीं, पैसा निकालना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम से कम कर सकें, ताकि आपके हाथ में पैसा ज्यादा से ज्यादा है, ताकि आपको जब जरूरत है तब आपके सामने एक स्कीम तैयार है जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं, तो कोई टेंशन ना हो। तो 4 तरीके हमने आपको बताएं, किस तरह से आप डिविडेंड पे आउट ले सकते हैं, किस तरह से आप लॉकिंग पीरियड को एडजस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, किस तरह से आप ट्रिगर फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान तो इन सबसे बेहतर है जिसका फायदा उठाकर आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पहला कदम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल, क्योंकि कई सारे सवाल है जिनके जवाब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इस ब्रेक के बाद पहला कदम के इस सफर में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हम भी उनके सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। सबसे पहले विदिशा से फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है नरेश अग्रवाल साहब ने। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और
ये सवाल मैं इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूं कि काफी लोग इसका फर्क समझते नहीं है। वो जानना क्या चाहते हैं, ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, और यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इन दोनों में क्या फर्क है और कहां निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा, ये जानना चाहते हैं। देखिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक म्यूचुअल फंड है जिसमें लोगों के पैसे को इकट्ठा करके वहां इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यूजुअली एक डाइवर्सिफाइड फंड रहता है, यानी कि उसका जो पैसा है वो अनेक सेक्टर में और अनेक कंपनियों में लगाया जाता है। लेकिन इसका एक फर्क ये है कि इसको एक टैक्स बेनिफिट है, यानी कि जब आप इसमें निवेश करते हैं तब आपको एक डिडक्शन मिलता है जो सेक्शन 80C में आता है, जहां टोटल लिमिट है 1.5 लाख। तो ये एक म्यूचुअल फंड हो गया जिसके जरिए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान एक इंश्योरेंस प्लान होता है जहां पहले आपको इंश्योरेंस दिया जाता है और इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस को काटने के बाद जो आपका प्रीमियम रहता है वो निवेश किया जाता है। अब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में कई ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो पैसा इक्विटी में ही जाए, आपको बैलेंस आपके पास 5, 6, 7 ऑप्शन रहेंगे तो यहां पर जाएंगे। तो इसमें फर्क यही है कि इंश्योरेंस एक्स्ट्रा है, इंश्योरेंस पहले है, और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, पहले एक्सपेंसेस काटे जाते हैं। तो जो फर्क मेन रहता है कि यूजुअली यूलिप के एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं और इसमें इंश्योरेंस, जो आपको इंश्योरेंस चाहिए वो थोड़ा कम रहता है। तो शायद ऐसा हो सके कि आपको जो इंश्योरेंस चाहिए वो इससे पूरा नहीं होगा और जो पूरा आप निवेश करना चाहते हैं वो भी नहीं होता। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, यूजुअली इन्वेस्टमेंट के लिए हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ELSS लीजिए। लेकिन ELSS में एक और खास बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 3 साल के पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते, और अगर 3 साल के पहले आप पैसा निकालते हैं तो फिर आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी। एक और दूसरा तरीका फिर ये हो सकता है कि अगर सिर्फ टैक्स लायबिलिटी न कमाने के लिहाज से, टैक्स लायबिलिटी बचाने के लिहाज से अगर आप निवेश करें तब तो ELSS ठीक है, वैसा नहीं करें तो फिर आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पैसा डाल दें जहां लॉक इन पीरियड 1 ही साल का है, 1 साल के बाद भी मुनाफा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 है, तो लोगों को वो फायदा। लेकिन शायद लोग इसलिए ELSS में पैसा लगाते हैं और 3 साल के लॉक इन के लिए कि चलिए 1.5 लाख तक जो भी पैसा डाल रहे हैं वो आपकी अगर टैक्स स्लैब 30% वाली है और 1.5 लाख की जो सेक्शन 80C की लिमिट में है तो उसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन उसका फायदा लेने के तो और भी बहुत सारे तरीके और दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप ELSS चूज करते हैं तो ये 1 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जब आप यूलिप चूज करते हैं तो आपके लिए मल्टीपल ईयर का आपके पास लायबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने 1 साल प्रीमियम भरा और हर साल भरना पड़ेगा। हाँ, तो एक बार आपने वो शुरू कर दिया तो हर साल, यानी कि जो फिक्स पीरियड है 5 साल 10 साल, उसके लिए आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए फ्यूचर लायबिलिटी के हिसाब से भी आपको ये चीज देखनी होगी कि फ्यूचर प्लानिंग में आप इसे कैसे शामिल करते हैं। तो नरेश जी, आप जो पूछ रहे हैं कि कहां ज्यादा फायदा होगा, दोनों में से अगर आप फायदा ढूंढ रहे हैं तो फायदा ELSS में होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन वहां इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आपको करना क्या चाहिए, टैक्स का बेनिफिट लेना है तब तो ELSS में पैसा डालिए, टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना है तो फिर आप पैसा डालिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, और सामने इंश्योरेंस का बेनिफिट लेने के लिए कोई अच्छा टर्म प्लान ले लें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी की सेफ्टी। जामनगर, यहां से फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है अगला कांति भाई शाह ने, और कांति भाई कह रहे हैं कि उनकी उम्र है 60 साल और 30 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में वो लगाना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि इसमें 15 लाख की लिमिट है, इससे ज्यादा पैसा नहीं लगाया जा सकता। तो क्या बाकी रकम वो 15 लाख की अपनी पत्नी के नाम से निवेश कर सकते हैं, और इस पर लेकर वो टैक्स की जानकारी भी चाहते हैं। ये उनका सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये प्रॉब्लम लोगों को होता है क्योंकि जब भी एक लिमिट होती है तो आप वो अगर सीलिंग पे आ जाता है तो उससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपकी उम्र जब तक 60 साल की नहीं होती तब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर इनकी लिमिट खत्म हो गई है तो उनकी पत्नी, अगर उनका भी एज 60 है तो उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये जब फंड्स ट्रांसफर करेंगे तब उनको टैक्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि जब आप अपने स्पाउस को
अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तब कोई लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन अगर कमाई हो रही है, जब उससे कमाई हो रही है तो वो आपके इनकम में जुड़ी है। जिसकी ज्यादा स्लेब है, अगर पत्नी की स्लेब ज्यादा हुई तो उन्हीं को टैक्स लग जाएगा, और पति की स्लेब ज्यादा है तो उनको लग जाएगा। तो फायदा टैक्स बचाने के एंगल से नहीं है, लेकिन हाँ रेगुलर इनकम के एंगल से देखना चाहें तो फिर बात बन सकती है। तो कांति भाई, आपके लिए ये तरीका है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन टैक्स आप बचा पाएंगे ये संभावना नहीं है। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। भुवनेश्वर से फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है रविंद्र पुरकायस्थ साहब ने, और ये लेना चाहते हैं पेंशन प्लान, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान ठीक रहेंगे या फिर म्यूचुअल फंड के, ये जानना चाहते हैं। देखिए मेरे हिसाब से पेंशन प्लान में 2 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन स्टेज का होता है, यानी कि आप यहाँ रकम इकट्ठा करते हैं। और दूसरा स्टेज जो आता है जो रिटायरमेंट के बाद आता है वो है कि जब आप पेंशन ले तो रेगुलर इनकम चाहिए। तो जब आप वेल्थ एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तब जो लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्लान है वो इतने इफेक्टिव ना हो, क्योंकि उनमें जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो काफी कम हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप एक्यूमुलेट कर रहे हो तब म्यूचुअल फंड्स का जरिया आप अगर इस्तेमाल करें तो वो एक्यूमुलेट सही तरह से हो सकता है। और जब आप रिटायरमेंट के स्टेज पर पहुंचे तब आप देखें कि किस तरह का आपको पे आउट चाहिए और तब एक और चॉइस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके पेंशन प्लान का इरादा क्या है? क्योंकि एक्चुअली रविंद्र जी ने अपनी उम्र लिखी नहीं, तो हमें अंदाजा लगाना मुश्किल है कि, तो हम ये मानते हैं अगर आप 25-30 साल के हैं तो फिर आपको पेंशन प्लान लेने चाहिए म्यूचुअल फंड के, ताकि आप 55-60 साल के बाद जब रिटायर होने की सोचे तब तक आप मोटा पैसा जमा कर लें। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 50-55-60 साल के हैं, रिटायर होने की तैयारी में, और जो तब आपको पेंशन प्लान लेना, तो वो पेंशन प्लान ऐसा होना चाहिए जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे कुछ और दर्शक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं उनके सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। पहला कदम के इस खास एपिसोड में हम ले रहे हैं इस वक्त दर्शकों के सवाल, और अगला सवाल हमें फेसबुक पर ही भेजा है कोलकाता से शैवल चटर्जी साहब ने, और वो जानना चाहते हैं पीपीएफ और वीपीएफ में क्या फर्क होता है, इनमें से कौन सा निवेश ठीक रहेगा। पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वीपीएफ का है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में से कंपेयर करके जानना चाहते हैं कि कहां पैसा लगाना ठीक है। देखिए पहली बात तो देखना चाहिए कि क्या आप वीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं या नहीं। अब जो एम्प्लॉई है, यानी कि आप नौकरी करते हैं और सैलरीड है, उनको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में अपना एक सैलरी का हिस्सा वहां जाता है। अगर इस ईपीएफ में, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में, उसमें वो जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, कट है, हाँ, उससे ज्यादा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, और उसे वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, वो हर कंपनी से या उनके एम्प्लॉयर से उन्हें समझना पड़ेगा कि वो उन्हें और ज्यादा पैसा डालना अलाउ करते हैं या नहीं, राइट। लेकिन पीपीएफ में तो हर आदमी पैसा लगा सकता है। पीपीएफ में हर कोई लगा सकता है, और अगर आप सैलरी है तो ईपीएफ का भी यूज कर सकते हैं और पीपीएफ का भी, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप सैलरीड नहीं है तो आपको वीपीएफ और ईपीएफ का कोई एक्सेस ही नहीं है, तो तभी आपके पास एक ही चॉइस है पीपीएफ। तो आप अपनी स्थिति देख लीजिए क्या है, क्या आपको एक्सेस है, और मेरे हिसाब से देखिए जो वीपीएफ का अमाउंट है वो आपके रिटायरमेंट तक लॉक इन हो जाएगा, क्योंकि ये ईपीएफ के साथ साथ चलता है। जबकि पीपीएफ में जो उसका पीरियड होता है 15 साल, जो आप हर 5 साल इंक्रीज कर सकते हैं, वो एक है, यानी कि उसमें लिक्विडिटी थोड़ी ज्यादा है, और उसके उपरांत आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। एक और चीज है ना, रिटर्न में कोई खास ऐसा फर्क है नहीं कि आप वीपीएफ में लगा रहे हैं या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में लगा रहे हैं तो वहां रिटर्न बहुत अच्छे आ जाएंगे पीपीएफ के मुकाबले में, तो फिर पीपीएफ ही ज्यादा बेहतर है, यही सीधा सीधा हमें बताना चाहिए। क्या कहते हैं? हाँ, पीपीएफ ही ज्यादा यूजुअली बेटर रहता है, लेकिन देखिए टैक्स, दोनों टैक्स फ्री है, हाँ, और दोनों में इन्वेस्टमेंट करने पे टैक्स बेनिफिट है, राइट, और दोनों रिटायरमेंट के लिए, यानी कि दूसरे सभी कंडीशन सेम है। रिटर्न्स आज के हिसाब से भी वर्चुअली सेम है, एक्चुअली पीपीएफ थोड़ा ज्यादा है आज की तारीख में, और एक्चुअली फिक्स भी है। हाँ, नहीं फिक्स नहीं है वो, यानी कि हर साल बदलेगा, लेकिन वेरिएबल रेट्स बदल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कितना मिलने वाला है। हाँ, हर साल के पहले आपको पता चल जाएगा इस साल मुझे ये मिलने वाला है, और वो स्थिति दोनों में, यानी कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप दोनों में फर्क कर। इसीलिए कह रहे हैं कि जब दोनों में लगभग बराबरी वाला मामला हो, तो जो पॉइंट आपने बताया कि
यहाँ पर लॉक इन कम है। आप चाहें तो समय से पहले 6 साल के बाद विड्रॉल भी करना शुरू कर सकते हैं पीपीएफ में। तो फिर पीपीएफ में पैसा लगाना चटर्जी साहब ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब गोरखपुर से हमें एक सवाल भेजा है राम कुमार गोयल साहब ने, और वो ये जानना चाहते हैं ये इंडेक्सेशन का क्या मतलब होता है, इसका फायदा किसी निवेशक को कैसे मिलता है। इसका मतलब पक्का है कि गोयल साहब ने पिछला एपिसोड नहीं देखा पहला कदम का, इसलिए इनकी जो है ना वो फाउंडेशन कमजोर रहेगी। नहीं तो ये टैक्स वाला जब पिछला शो देखते हैं तो इन्हें पता चल जाता था कि इंडेक्सेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर हम एसेट लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो उसमें एक नुकसान जो कोई भी निवेशक को होता है वो होता है कि इन्फ्लेशन का फायदा नहीं हो सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई अपना घर हो 5 लाख में खरीदा हो काफी साल पहले, और आज आप जब बेचने जा रहे हो तो आपको 50 लाख आ रहे हैं। लेकिन जब आप कैपिटल गेन्स के बारे में कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको 50 लाख 5 लाख से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन आया है। इनकम टैक्स ये एक आपको फैसिलिटी देती है कि वो आपका जो कॉस्ट है वो जितने साल आपने रखा उतने साल के इन्फ्लेशन के लिए हर एक साल जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है वो एक नंबर इश्यू करता है जो जिसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। तो जितने साल आपने रखा उस साल के इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि 10 साल रखा है आपने और उस 10 साल में ये कॉस्ट डबल हो गया, तो जब आप कैपिटल गेन्स कंसीडर करते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलेगा कि गेन्स आपका कम हो जाएगा और उस कम गेन्स पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल समझाऊं कि आप कई बार कहते हैं ना कि अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि हमारे जमाने में तो घी मिलता था 25 रुपए या 50 रुपए किलो, आजकल हो गया 500 रुपए किलो। पैसे की वो वैल्यू ही नहीं रही। और बात सही भी है, जो चीज आप 2 साल 3 साल 5 साल पहले 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब वही चीज खरीदने के आपको 125 150 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। यानी कि जो महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। और ऐसे में अगर आपने 5, 10, 15, 20 साल पहले कोई एसेट खरीदी है, चाहे वो प्लॉट हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो या आपका इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो, जाहिर सी बात है कि उस समय पैसे की वैल्यू ज्यादा थी, आज पैसे की वैल्यू कम है। तो ऐसे में जब आप पैसा कमाएंगे, जब गेन्स होगा, जब आप उसे बेचेंगे, तो क्या उस गेन को उतना ही मान लेना चाहिए? क्योंकि यही प्लॉट जो आज 5 लाख का मिल रहा है, किसी जमाने में 50,000 का मिलता था, तो अब ऐसे तो 4.5 लाख आपका मुनाफा हो गया। इसको रियलिस्टिक लेवल पर लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक इंडेक्सेशन बेनिफिट देने की कोशिश की। अब जो इतने पीरियड में महंगाई बढ़ी है उससे इस रिटर्न को एडजस्ट किया जाता है, तो आपका कैपिटल गेन हो जाता है कम और उसका फायदा आपको मिलता है। तो ये है इंडेक्सेशन बेनिफिट गोयल साहब। और आप भी कोई लंबे समय से एसेट होल्ड कर रहे हैं और उसे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं तो इसका फायदा जरूर उठाएं। अगले दर्शक फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं हमें कानपुर से हिमांशु गुप्ता, और शेयर बाजार में डे ट्रेडिंग करने पर कितना टैक्स लगेगा और इसे कैसे काउंट किया जाएगा, और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ट्रेडर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये जानना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, आप रिटेल हो या बड़े हो या छोटे, इसका मतलब नहीं रखता टैक्स में, ये मतलब रखता है कि आप किस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। तो आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ये सीधा बिजनेस इनकम की तरह आपका गिना जाएगा और बिजनेस इनकम की तरह आपके इनकम के साथ ऐड किया जाएगा। तो जो भी आप पे रेट आएगा, स्लैब है 10, 20, 30% जिस स्लैब में उतना लग जाएगा। और देखिए, और ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप ये सब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं तो वो स्पेक्यूलेशन हो जाएगा, पर उसका टैक्स इंपैक्ट यही होगा, एक्सेप्ट कि एक ही फर्क रहता है कि ये स्पेक्यूलेशन का लॉस है वो स्पेक्यूलेशन गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर हो लेकिन आपका बिहेवियर इस प्रकार ट्रेडर जैसा है, तो ये आपके लिए बिजनेस इनकम ही होगी और आपके जिस स्लैब में आप आते हो वहां पर आपको टैक्स लगेगा। बिल्कुल। तो गुप्ता साहब देखिए, आपको टैक्स कितना लगेगा ट्रेडिंग में, ये इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि आप छोटे इन्वेस्टर, आपने 50,000 लाख रुपए का ही ट्रेडिंग किया है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने दिन भर में ट्रेड कितने किए। अगर आप हफ्ते महीने भर में 2-4 ट्रेड करते तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन आप दिन के 2-4 ट्रेड करते तो फिर आपको माना जाएगा ट्रेडर। और आप ट्रेडर हैं और इतने भाग्यशाली कि ये पैसा बना ले ट्रेडिंग करके, तो फिर आपको टैक्स उतना देना पड़ेगा जितनी आपकी टैक्स स्लैब है। अगर आप 30% वाली टैक्स स्लैब में है तो 30% से टैक्स दे दीजिए। हाँ, अगर आपने मुनाफा कमाया है और सामने कभी लॉस हो जाए तो उसे एडजस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग के सामने ट्रेडिंग का हो सकता है। वायदा कारोबार में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वायदा कारोबार को इसको है ना वो ट्रेडिंग इनकम नहीं माना जाता, उसको माना जाता है स्पेकुलेशन की इनकम।
और वहां पर आपने प्रॉफिट किया तो वायदा कारोबार के लॉस के सामने सेट ऑफ होगा, या लॉस किया तो उसी के प्रॉफिट के सामने होगा। तो यानी कि अर्नब दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा, राइट? हाँ, यानी कि जिस प्रकार का आपका बिहेवियर है उस प्रकार से आपको क्लासिफाई किया जाएगा। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कितने ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या इसके लिए आपने पैसे बोरो किए हुए हैं या खुद के पैसों से करते हैं, और कितनी बार ट्रेड करते हैं, ये सभी ध्यान में रखना भी। मुझे तो एक बड़ी अच्छी सी कहावत याद आ रही है, वो कहते हैं कि जो लोग है ना साल में 12 सौदे करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, और जो दिन में 12 सौदे करते हैं वो ब्रोकर के लिए करते हैं। और अगर ब्रोकर को पैसा देने के बाद थोड़ा कमा ले तो फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए करते हैं। तो ये ट्रेडर ना बने, इन्वेस्टर बने, ये राय है हमारी। लेकिन फिलहाल पहला कदम के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही, और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। और अगले हफ्ते में पोर्टफोलियो से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक चुने हैं कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन आप किस तरह से करें, इस पर करेंगे बातचीत। अगले हफ्ते फिर से जरूर जुड़िएगा CNBC आवाज के साथ, पहला कदम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।